नमस्कार, खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। बंगाल में चुनावी हिंसा का इतिहास बहुत पुराना है। साल 1960 से 1970 के बीच राज्य में जो हिंसा शुरू हुई वो आज तक बदस्तूर जारी है। आजादी के बाद लगभग 2 दशक तक राज्य में कांग्रेस का शासन रहा, मगर 60 के अंत और 70 के शुरुआती दशक में राज्य में वामपंथ का प्रभाव बढ़ने लगा। उस दौर में यहां उग्र वामपंथियों ने सरकार के खिलाफ हथियार उठा लिए। राज्य के दार्जिलिंग जिले के नक्सलबाड़ी गांव में 1967 में आदिवासी किसानों ने कम्युनिस्टों की अगुवाई में हथियार उठा लिए और फिर अगले कई सालों तक राज्य के गांव से लेकर कोलकाता शहर तक में खून खराबा होता रहा। नक्सल विद्रोह के बाद नक्सल और नक्सलाइट शब्द सरकार के खिलाफ बंदूक उठाने वालों के लिए इस्तेमाल होने लगा। 1972 में सिद्धार्थ शंकर रे की अगुवाई में कांग्रेस की सरकार बनी और इसके बाद हिंसा और बढ़ गई। आखिरकार 1977 में वाम मोर्चे ने ऐतिहासिक जीत हासिल की और फिर अगले 34 सालों तक वो सत्ता में रहे। वामपंथी पार्टियों ने 60 और 70 के दशक में कांग्रेस पर राजनीतिक हिंसा के आरोप से जन्मे असंतोष के बीच सत्ता हासिल की थी, मगर एक वक्त आया जब उन्होंने खुद को ऐसी ही स्थिति में घिरा हुआ पाया। 2007-8 में बुद्धदेव भट्टाचार्य के नेतृत्व वाली वाम मोर्चा सरकार ने नंदीग्राम और सिंगूर में उद्योगों के लिए जमीनों के अधिग्रहण की कोशिश की, जिसे लेकर विवाद भड़क गया। नंदीग्राम में पुलिस की गोली से 14 प्रदर्शनकारियों की जान गई और वाम मोर्चा सरकार की भारी आलोचना होने लगी। ममता बनर्जी ने वाम सरकार के खिलाफ उपजे असंतोष को राजनीतिक आंदोलन की शक्ल दी और आखिरकार 2011 में वाम मोर्चा की 34 साल पुरानी सत्ता को उखाड़ फेंका। लेकिन इसके बाद भी हिंसा का दौर थमा नहीं। राज्य में हर चुनाव के दौरान हिंसा की खबर आती है। बंगाल के चुनावों में हमेशा से हिंसा को लेकर सवाल उठते रहे हैं। सत्ता में आने से पहले ममता बनर्जी वाम मोर्चा पर हिंसा का आरोप लगाती थी। उसी के खिलाफ उन्होंने संघर्ष किया और सत्ता के शिखर पर पहुंची। अब तृणमूल पर भी उसी हिंसा का आरोप बीजेपी की ओर से लग रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तक आरोप लगा रहे हैं कि पिछले 3 सालों में उनकी पार्टी के 135 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई। हालांकि तृणमूल प्रमुख ममता बनर्जी इन आरोपों को खारिज करके भाजपा को ही दंगाई पार्टी बताती हैं। पर 7 चरणों के विधानसभा चुनाव के दौरान जो हिंसा हुई है उसके संकेत बड़े हैं। पिछले 2 दशकों के चुनावी इतिहास पर नजर डालें तो पता चलता है कि हिंसा से सूबे की सियासी तस्वीर बिगड़ती रही है। चुनाव आयोग मतदान के दौरान सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम करने के दावे करता रहा है, लेकिन चरण दर चरण हिंसा होती रही। मतदान का एक भी चरण ऐसा नहीं बीता जिसमें खून नहीं बहा हो। यहाँ तक कि प्रत्याशियों को भी नहीं बख्शा गया। सोमवार को 7वें चरण में 34 सीटों पर शांतिपूर्ण मतदान के लिए आयोग ने हर संभव उपाय किए, लेकिन हालत वही ढाक के 3 पात। बंगाल में हिंसा के इतिहास को देखते हुए ही आयोग ने शांतिपूर्ण निर्बाध मतदान के लिए हर चरण में 1 लाख से ज्यादा केंद्रीय सुरक्षा बलों और पुलिस कर्मियों को तैनात किया, परंतु हिंसा रोकने में कामयाबी नहीं मिली। वैसे मतदाताओं को भयमुक्त माहौल देने की पूरी कोशिश अब भी जारी है। देखने वाली बात है कि अंतिम चरण में स्थिति क्या होती है। बंगाल की चुनावी राजनीति पर पैनी नजर रखने वाले विश्लेषकों की माने तो हिंसा के पीछे महत्वपूर्ण सियासी संकेत होते हैं। उनके मुताबिक राज्य में हिंसा का राजनीतिक बदलाव से गहरा संबंध रहा है। हिंसा राज्य में राजनीतिक परिवर्तन का बड़ा कारक रही है। साल 2006 के विधानसभा चुनाव, 2008 के पंचायत चुनाव, 2009 के लोकसभा चुनाव, 2010 के शहरी निकाय और 2011 के विधानसभा चुनाव समेत 2018 के पंचायत और 2019 के लोकसभा चुनाव इसके उदाहरण हैं। साल 2006 के विधानसभा चुनाव में भले ही वाम मोर्चा को जीत मिली थी, लेकिन उसकी सियासी जमीन उसी समय खिसकने लगी, जिसका परिणाम 2008 और 2009 के पंचायत और लोकसभा चुनाव में दिखाई दिया था। इसी तरह से 2018 के पंचायत और 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी हिंसा हुई और नतीजा सबके सामने है। देखा जाए तो साल 2011 के विधानसभा चुनाव के बाद ये पहला मौका है जब तृणमूल के सामने एक सशक्त प्रतिद्वंदी है। वर्ष 2018 के पंचायत चुनाव में व्यापक हिंसा के बाद भी
भगवा पार्टी मुख्य विपक्षी बन गई और 2019 के लोकसभा चुनाव में 40% से ज्यादा वोट प्राप्त करके 42 में से 18 सीटें जीत गई। हिंसा की एक बड़ी वजह बीजेपी का ये उभार भी है। बंगाल में करीब 30% मुसलमान और लगभग 29% अनुसूचित जाति और जनजाति के मतदाता हैं। कभी वामपंथियों का वोट बैंक माने जाने वाले मुसलमान और SC/ST 2011 से ही तृणमूल की ओर चले गए। वहीं पिछले पंचायत और लोकसभा चुनाव में SC/ST वोट बीजेपी की ओर मुड़ गया। वहीं तृणमूल और वाम दलों के जनाधार में आ रहे बदलाव ने भाजपा को दो मोर्चों, पंथ और वर्ग को एकजुट करने का मौका दे दिया। साथ ही बीजेपी को शहरी बंगाल के मध्यम वर्ग के हिंदुओं और ग्रामीण बंगाल में SC/ST समेत अन्य पिछड़ा वर्ग के बीच अपनी पैठ बनाने का अवसर प्रदान कर दिया। इसी का नतीजा है कि आज भगवा ब्रिगेड सत्ता की रेस में शामिल है। ऐसे में चुनावी हिंसा अप्रत्याशित नहीं है, क्योंकि हर हाल में चुनाव जीतने की जो प्रवृत्ति है वो चुनाव के दौरान खून खराबे को और हवा दे रही है। इनकार के बावजूद अधिकांश मामलों में हिंसा का आरोप तृणमूल पर लग रहा है। मतदाताओं को धमकी देना हो या फिर विपक्षी दलों पर हमले, ये बताने के लिए काफी है कि इस हिंसा के पीछे क्या कारण है। सियासी विश्लेषक ये मानते हैं कि बंगाल में सामान्य दिनों में राजनीतिक हिंसा और चुनावी मौसम में हिंसा के अलग अलग मायने हैं। वैसे तो राजनीतिक हिंसा का प्रमुख कारण इलाके पर वर्चस्व कायम करना होता है, वहीं चुनावी हिंसा की जद में जैसे भी हो जीतना होता है। यही वजह है कि आयोग की लाख कोशिशों के बावजूद हिंसा मुक्त चुनाव नहीं हो पा रहा है। दरअसल पिछले 10 सालों में अपराधियों ने देखा कि मकान तोड़ेंगे तो पुलिस पकड़ लेगी, बिजली का तार काटेंगे तो पुलिस पकड़ लेगी, तो नेता बन जाने से हम चोरी भी कर सकते हैं और पुलिस भी सलाम ठोकेगी। तो ऐसे में ममता बनर्जी के राज में राजनीति कमाई का एक जरिया बनकर रह गई। दरअसल बंगाल की सत्ता में रहना लूट से जुड़ चुका है और आप खुद ही सोच सकते हैं कि अपराधी अगर सत्ता में आएंगे तो उसका असर बंगाल की जनता पर क्या होगा। ममता बनर्जी ने न सिर्फ राज्य में हिंसा फैलाई, बल्कि उनके राज में अल्पसंख्यक युवाओं को बेकारी, लाठियों और अपमान के सिवाय और कुछ भी हासिल नहीं हुआ। जिस अल्पसंख्यक समाज को ममता ने बहलाया फुसलाया, आज वही कटमनी और सिंडिकेट से परेशान है और बेकारी से निराश है। बहन बेटियों के साथ जघन्य अपराध होते रहे और ममता चुप बैठी रही। जिन मुस्लिम बहनों और बेटियों ने ममता को इतना प्यार दिया, प्रेम दिया, उनके साथ भी दीदी ने बहुत ही बुरा किया। बीजेपी सरकार ने 3 तलाक की प्रताड़ना से मुक्त करने के लिए सख्त कानून बनाया, लेकिन ममता मुस्लिम बहनों के ही विरोध में खड़ी हो गई। बंगाल की बहन बेटियां भी आजादी चाहती हैं, लेकिन उन्होंने उनसे ज्यादा कट्टरपंथियों की चिंता की, वोट बैंक की चिंता की। दरअसल ममता बनर्जी की टीएमसी सिर्फ तोलाबाजी में एक्सपर्ट है, तृणमूल कांग्रेस कटमनी सिंडिकेट में एक्सपर्ट है, ममता की टीएमसी भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या में एक्सपर्ट है, ममता की टीएमसी छप्पा वोट में एक्सपर्ट है, बिचौलियों और कोल्ड स्टोरेज के सिंडिकेट ने राज्य के किसानों को बहुत परेशान किया है। दरअसल चक्कर ये है कि ममता बनर्जी इस बार अपने लिए नहीं बल्कि अपने भाईपो यानी कि भतीजे अभिषेक बनर्जी के लिए सपने देख रही है। सपना उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का, और वो इसी चक्कर में लगी हुई है। लेकिन बंगाल की जनता ये सब समझ रही है और इसीलिए उन्होंने ममता को पहले चरण से ही धूल चटाना शुरू कर दिया, बम्पर वोटिंग करनी शुरू कर दी उनके खिलाफ। हार तय देखकर ममता ने बाहर की राजनीति करने का फैसला कर लिया। अब बंगाल के लोगों ने ये तय कर लिया है कि बंगाल से हिंसा, सिंडिकेट, कटमनी, तोलाबाजी के साथ ही तृणमूल कांग्रेस का खेल भी समाप्त करना है। तभी तो बंगाल की जनता बिना किसी डर के हर चरण में मतदान के लिए टूट पड़ती है, क्योंकि अब बंगाल में हर कोई सत्ता परिवर्तन के लिए तरस रहा है और इस वजह से बेबाकी से वोट कर रहा है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।